नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी यानी एनडीए की सरकार में अब आईआईटी मंडी आपको पुनर्जन्म पढ़ाएगी। पुनर्जन्म का पूरा आपको सिखाएगी कैसे होता है। प्रैक्टिकल तो है नहीं, लेकिन बताएगी उसी तरीके से जैसे नरेंद्र मोदी नाले की गैस से चाय बनाते थे। दूसरी तरफ बैंकों को सिखाएगी कि कैसे लेजर से कर्ज खत्म हो जाता है, कैसे लेजर से घाटा खत्म हो जाता है। नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार सिखाएगी कि कैसे अपने चहेते पूंजीपतियों को तमाम तरह के लाभ दिए जाते हैं, और यह सिखाएगी कि कैसे विपक्ष को देशद्रोही विदेशी ताकतों के साथ खेलने वाला बताया जाएगा। जी हां, अब इस तरह से चलेगा। तो अब आईआईटी में पुनर्जन्म पढ़ाया जाएगा। आईआईटी जब स्थापित की गई थी तो विज्ञान, तकनीक और तमाम चीजों को लेकर किया गया था कि वैज्ञानिक सोच डेवलप की जाए, और उसके लिए वो किया गया था। वहां से निकलने वाले स्टूडेंट्स दुनिया में जाकर परचम लहरा रहे हैं, और आज इसी कारण से दुनिया के जो 2500 लोग हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो दुनिया को चलाते हैं, वो या तो आईआईटी से निकले हैं, आईआईएम से निकले हैं, या एम्स से निकले हैं, और या फिर जेएनयू से निकले हैं। जी हां, इसी तरह के इंस्टीट्यूट से निकले, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे। उनकी सोच को देखिए, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बनाया, जिससे कि साइंस में इतने काबिल लोग निकले कि दुनिया में अपना नाम करें। भारत एक जगह बनाए। उन्होंने इसरो बनाया, जिससे हम अंतरिक्ष तक पहुंचे। हम चंद्रायन की बात करें, हम मंगलायन की बात करें, हम उससे भी आगे चीजें सोचें। लेकिन जो भारत 2014 में आजाद हुआ, उस भारत में अब आपको कहीं पुनर्जन्म पढ़ाया जाएगा, कहीं कुछ और पढ़ाया जाएगा, और ये टेक्निकल उन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाएगा जिनके साथ आईआईटी जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से आप समझ सकते। मैं एक छोटा सा उदाहरण, मेरी बेटी को चिकन पॉक्स हुआ। मेरे तमाम सारे मुझे फोन करते हैं, अरे ये करो, देवी हैं, ऐसे करो, यहां शीतला माता मंदिर ले जाओ, इसमें ले जाओ, उसमें ले जाओ। मैंने फैसला किया, मैं किसी एबी देवी के मंदिर में नहीं ले जाऊंगा, और मैं कोई ये ढकोसला नहीं करूंगा। बचपन में मेरे भी निकली थी, मेरी मां ने इसी तरह से किया था, और मैं करीब करीब 15 दिन परेशान रहा। मैंने अपनी बेटी का अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने का सोचा। तो लोगों का इलाज भी कराते रहना, लेकिन ये जरूर कर लो, छड़वा फुकवा लो। मैंने कहा मैं इस पे यकीन नहीं करता, और फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि ये दवाएं आप दे दीजिए और वो हो जाएगा। बहरहाल मैंने उन पर काम किया। 3 दिन बाद वो सुधार होता दिखाई दिया, और आज लगता है कि वो स्वस्थ होने की तरफ बढ़ चुकी है। यानी 5 दिन में उसकी स्थिति यह है कि अब वो एक सुधार की तरफ, अच्छे सकारात्मक नतीजों के साथ। अब मेरी बहन मुझे बता रही थी कि मेरे पिताजी के एक भाई थे, वो इसी पॉक्स में ही, चिकन पॉक्स में उनका निधन हो गया। तो इस तरह की स्थितियां होती थी। क्यों? क्योंकि तब हम जानते नहीं थे।
हमारे पास टेक्निक नहीं थी, हमारे पास साइंस नहीं थी, हमारे पास इतना मेडिकल वो नहीं था। मेरे नाना उस समय के एक बड़े वैद्य हुआ करते थे, लोग उनके यहां आते थे इलाज के लिए। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो मेरी दादी को उनके यहां इलाज कराने लेके गए थे, और वहीं बात हुई तो एक अच्छी लड़की और एक अच्छे लड़के को मिलते देख उनके विवाह की बात हो गई, शादी हो गई। मेरे नाना अपनी जिंदगी भर उन सारी चीजों का पालन करते रहे जो मेडिकल साइंस के हिसाब से उन्होंने जो पढ़ी थी, और एक बेहतर जिंदगी जी के वो इस दुनिया से गए। तो सबसे बड़ी चीज है कि आखिर में आपको इलाज की जरूरत पड़ती है। जो लोग कहते थे कि राम मंदिर जाओगे, उसकी पूजा करोगे तो अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, तो आपको याद होगा उस राम भद्राचार्य का। आगरा में मैं जहां हिंदुस्तान अखबार का संपादक भी रहा, मेरे मित्र का ही हॉस्पिटल है। बीमार हुए तो पुष्पांजलि हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां पर कराने के बाद में वही इलाज होके उसके बाद में फिर उन्हें सरकार के विमान से, विशेष विमान से ले जाया गया दिल्ली में, फिर वहां इलाज कराया गया। अब आप एक चीज सोचिए, कभी मेदांता जा रहे हैं, कहीं कभी यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, इलाज कराने क्या वो मंदिर गए थे? नहीं गए। जो कह रहे थे कि राम का नाम लेते रहो कुछ नहीं होगा, और साहब बचे कब? जब दवा का नाम लिया। तो हमारी सरकार यह करती है, और हमारी सरकार की यही स्थिति है। तो आप समझिए, तो वो जानती है कि इस देश के लोग बहुतायत में दिमाग से पैदल, उसका नतीजा ये होता है वो किसी ना किसी बाबा के पीछे भागते हैं। और ऐसा ही देख रहा हूं, जब जब चुनाव होते हैं तो गुरमीत जो अपने आप को लिखता है बाबा राम रहीम, तो वो गुरमीत को जो बलात्कार के मामले में, हत्या के मामले में, सारे मामलों में सजा याफ्ता है, यानी बलात्कारी है, उसको पैरोल दी जाती है। हर चुनाव पे पैरोल दी जाती है, कभी 40 दिन, कभी 50 दिन। लोकसभा चुनाव में अभी 50 दिन दी गई। फिर उसके बाद में हुआ, अब हरियाणा का विधानसभा चुनाव आ गया है, चंद दिनों में घोषणा होने वाली, तो उसे 21 दिन की पैरोल दे दी, और बीच बीच में भी आता रहता है, एक दो दिन। अब सरकार ने हाईकोर्ट से यह भी ऑर्डर करा लिया कि अभी तक हाईकोर्ट पैरोल पे इंटरफेयर करता था, अब नहीं करेगा। अब सरकार सीधे ही देगी, कोई लफड़ा नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हैं, यह वैसे ही है जैसे अभी हरियाणा में 10 साल से सरकार है, उसने कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, लेकिन अब चुनाव के 1 महीने पहले वो घोषणा करती है कि बेरोजगारों को 1200 रुपए से लेकर के 3500 रुपए तक तमाम कैटेगरी में उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। किसानों को हर एकड़ पर 2000 रुपए किसान सम्मान निधि दी जाएगी। अभी तक होता था कि जितना है तो एक मिलता था, एक यूनिट एक होती थी, अब उस पर मिलेगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब किसान से भी प्यार आ रहा है, अब बेरोजगारों पर भी आ रहा है। जो कह रहे थे कि बेरोजगारी नहीं है, वही ये दे रहे हैं। जो कह रहे थे कि किसान को भरपूर दिया जा रहा है, वही अब ये कर रहे हैं। और जो यह कह रहे थे कि किसान को गारंटी की एमएसपी नहीं, वो कहते नहीं हम आपको एमएसपी देंगे हरियाणा में, बाकी नहीं गारंटी, लेकिन कहीं नहीं। कि चुनाव बाद में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो यह है। तो आप इससे समझ लीजिए कि इस तरह से घोषणाएं होती हैं, और इन घोषणाओं में अब इन्हें फ्री भी नहीं नजर आता है। अब ये मुफ्त की रेवड़ियां नरेंद्र मोदी जो कहते थे वो नजर नहीं आ रही, अब ये सही लग रही। मैं पहले ही कहता हूं, जो मदद करनी है कीजिए। तो सब यह स्थिति है। तब एक तीसरी चीज है, चुनाव में सबसे ज्यादा मदद कौन करते हैं? वो पूंजीपति जो चोरी करते हैं, जो कर्ज लेकर के डकार जाते हैं, क्योंकि गरीब आदमी या
जो मिडिल क्लास है, दूसरे लोग जो कर्ज लेते हैं, उनके यहाँ डंडा लेके बैंक खड़ा हो जाता है, पुलिस आ जाती है, सब कुछ जब्त कर लेते हैं, लेकिन इन बड़े लोगों के यहाँ वो गिड़गिड़ाते दिखाई देते हैं। तो इसी में भारत सरकार ने जो संसद में जवाब दिया, उसमें जवाब दिया कि सिर्फ 5 साल में करीब 10 लाख करोड़, करीब इसलिए कह रहा हूं कि 9.9 लाख करोड़ जो है इन्होंने माफ किया कर्ज। तो इतना कर्ज तो माफ कर दिया। इसके बाद जो कर्ज खड़ा था उसमें 83.3% कर्ज ये वसूल ही नहीं सके। 83.3%। भारत देश जो है हमारा वो 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार है। अभी कर्जदार था जो ये पिछला वित्तीय वर्ष, इसके बाद जो बढ़ रहा है वो अलग है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि देश की दशा क्या है और ये पैसा कहां जा रहा है और बैंकों को कैसे साफ किया जा रहा है। जो मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को यह कला भी आती है, तो उससे आप वो डेट फंड में डाल दीजिए। जब वो डेट फंड में चला जाएगा तो आपकी बुक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि साहब कोई कर्ज नहीं, आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। वास्तविकता ये, तो यह स्थिति होती। अब जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा कर दिया कि किस किस तरीके से क्या सारा गेम किया गया, तो जब गेम खुल गया, उस गेम में अडानी फंसते हैं, उस गेम में से भी की चेयरपर्सन फंसती हैं। पहली ये चेयरपर्सन है जो आईएएस नहीं है, बाहर से ला करके इनको एक कंपनी में थी और वहां से ला करके इनको बनाया गया। फर्स्ट टाइम इस तरह से किया गया। क्यों? क्योंकि ये सेबी में आने के पहले अडानी से ही जुड़े हुए निवेशों में काम कर रही थी। अब आप इससे भी समझ सकते हैं कि कहां से इशारा हुआ होगा, तो उसी के लिए काम कर रही है। अब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बड़ा वो काम कर रहे हैं, बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, जो गोदी मीडिया कहता है। तो मास्टर स्ट्रोक क्या खेल बताते हैं? सोरोस ने ये कर दिया। जो सोरोस चिल्लाते हैं, सोरोस हैं कौन, किसी को पता है क्या? 94 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उनकी स्थिति यह है कि उन्हें चलने के लिए भी सहारा लेना पड़ता और उनका किसी क्या गतिविधि में है, आज तक कोई प्रूव नहीं कर सका है। आज तक कोई कुछ नहीं कह सका है कि वो करते क्या, उन्हें क्या इंटरेस्ट। मरने के करीब आदमी पहुंचा हुआ हो, कब्र में पांव लटके हो और कहें कि वो तो उसके इशारे पर सब हो रहा है, उसको क्या इंटरेस्ट है, वो क्यों करेगा और करेगा भी। तो यदि वो किसके अकाउंट में पैसे डाल रहा है, किसी को मदद दे रहा है इस तरह की, तो आप साबित कीजिए। तो आज तक तो कुछ नहीं करी। तो क्या जो ये 2 रुपए के ट्वीट करके 2 रुपल्ली वाले जो ट्रोलर हैं उनको पैसा देता है, किसके अकाउंट में पैसा देता है, किसके में क्या करता है और उसके पास क्या है ऐसा? तो जवाब आएगा कुछ नहीं है। तो साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी से सवाल करने लगते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने यही कहा कि बड़ा गंभीर मसला है, इस पर मैं विस्तृत बात करूंगा, इस पर थोड़े में बात नहीं हो सकती। स्वाभाविक सी बात है, हर चीज का पूरा परीक्षण करने के बाद ही बात की जाएगी। इसके पहले भी हुआ था, तब भी परीक्षण करने के ही बाद बात हुई थी। तो आप इससे समझ लीजिए। अब मास्टर स्ट्रोक, तो मास्टर स्ट्रोक क्या है? मास्टर स्ट्रोक असल में उसी तरह है जैसे पुनर्जन्म पढ़ा देंगे, तमाम तरह की साइंस को हटा देंगे, आइंस्टीन नहीं पढ़ाएंगे, हम और तमाम साइंस के नियम नहीं पढ़ाएंगे, तो इस तरह से करेंगे। और तो इन्होंने क्या किया? एक मास्टर स्ट्रोक ये है कि कंगना रनौत राहुल गांधी को गाली देंगी। एक ये मास्टर स्ट्रोक है कि गिरिराज सिंह गाली देंगे। यह मास्टर स्ट्रोक है कि किरण रिजिजू कुछ भी बोलेंगे।
तो इस तरह से, और एक रविशंकर प्रसाद है जिसको हटा दिया गया था मंत्री पद से, तो उसके बाद बेचारा कैसे कुछ कृपा बनी रहे इसके लिए वो कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। और उसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी और ये तमाम सारे ऐसे घुमा करते हैं, वो भी हैं जिनके ज्ञान का खुद ही पता नहीं है, उन्हें ही नहीं पता है कि उन्हें क्या ज्ञान। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो यह स्थिति है। फिर हालत क्या है, उन्होंने जिस कंपनी को बेचने से मना किया, नाले की गैस की बात करें, तो वो सब है क्या? तो नाले की गैस की चाय पीजिए और मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक का मजा लीजिए। सिर्फ यह है जहां समस्याएं खड़ी हैं उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, नहीं एड्रेस किया जाएगा कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। जो हालात हैं वो हालात बेहद चिंताजनक है। क्यों चिंताजनक है यह भी समझने की जरूरत है। और ये चिंताजनक स्थिति किसने बनाई? नरेंद्र मोदी के शासन। इसीलिए राहुल गांधी ने एक चीज पूछी कि अगर निवेशकों का पैसा डूबता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री, सेबी डायरेक्टर या सेबी चेयरमैन या अडानी, कौन होगा? तो यह तो बताना पड़ेगा। तो वह नहीं बताएंगे। आप जवाब देना नहीं चाहते हैं और बोलेंगे रोज रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अश्विनी वैष्णव अपना ही गीत गाएंगे कि हम सिर्फ रील बनाने वाले नहीं है। तो रील बनाने वाले नहीं है तो और है क्या? आपने क्या बनाया है? कौन सा ऐसा दिन आता है जिस दिन रेल कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो? और यदि औसत निकालेंगे तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा घटता है जो दुखद होता है। और हर महीने में 11 से 12 दिन 12 रेलें दुर्घटनाग्रस्त होती, 11 से 12 रेलें। तो यह स्थिति आज भी हुई, कल भी हुई थी। तो यह स्थिति, चुनाव जीतने के लिए बलात्कारियों को पैरोल पे दिया जाएगा, वह भी सब कुछ सामने है, वो भी किसी से छिपा नहीं। और जिस तरह से खेल होते हैं उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। यह पहली बार हो रहा। राष्ट्रपति का इस्तेमाल किया गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करके कमेटी बनाई गई और उसने भी स्वीकार कर ली। सबसे बड़ी बात, उसे अपोज करना चाहिए था कि मैं प्रेसिडेंट के पद पर रहा हूं, मैं किसी कमेटी में जाऊं और उसके बाद में जाके रिपोर्ट करूं। जो मौजूदा राष्ट्रपति होता है वो उससे जूनियर माना जाता है। इसकी एक परंपरा रही है। एक राजभवन में 2 राज्यपाल नहीं रह सकते, इसलिए जब एक राज्यपाल वहां से निकल के चला जाता है तब दूसरा राज्यपाल आता है। यह परंपरा है, वहां चार्ज नहीं दिया जाता है। इसी तरीके से राष्ट्रपति के में होता है, चार्ज नहीं दिया जाता। एक वहां से निकल के चला जाता है, फिर दूसरा राष्ट्रपति आता है। तो यह संवैधानिक गरिमा होती थी, लेकिन आज नहीं है। आज उपराष्ट्रपति सदन में बैठ करके भाजपा के एजेंट का काम करता है। आज यह स्थिति है कि स्पीकर उसी तरीके से एजेंट का काम करता है। तो जबकि यह परंपरा थी कि जिस दिन स्पीकर इलेक्ट होने का वो चुनाव लड़ता है अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है। क्या हुआ है ऐसा? पता नहीं। क्योंकि इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। इस सरकार में आप कोई उसका वो नहीं लगा सकते। आप याद करिए, प्रधानमंत्री ने अपने आप को दिखाया था कि वो ध्यान में जा रहे हैं, मौन में जा रहे हैं और जाने काय में जा रहे हैं, और 45 घंटे दावा किया था कि वो उसमें है। और जब इस पर बीबीसी ने आरटीआई डाल के पूछा कि वो 45 घंटे वो कहां थे, क्या थे, ड्यूटी पे थे, सरकारी धन से थे, क्या थे, तो पता चला नहीं, वो ड्यूटी पर थे, अपने काम को परफॉर्म कर रहे थे और उसका उन्हें पूरा पैसा मिला है, पूरे भत्ते मिले हैं, हर सुविधा मिली। तो यानी आप समझ लीजिए कि सारे ड्रामे 30 मई से लेके 1 जून तक उन्होंने हमारे आपकी खून पसीने की कमाई से ऐश किया।
यह स्थिति। दूसरी तरफ टैक्स की मार किस पे होती? जब ये सारी चोरी हो रही होती है, लुटाया जा रहा होता है, तो दूसरी तरफ टैक्स की मार हम पर होती। सिंपल सा, शादी होगी तो शादी में चाहे वेन्यू होगा उसमें 18% टैक्स, उसके बाद में कैटरिंग होगी उस पर 18% टैक्स, फिर ट्रेवल होगा उस पर 18% टैक्स, फिर उसके बाद गेस्ट रूम होगा उस पर 18% टैक्स, फिर जो है दूसरे और प्रोग्राम होंगे उन पे 18% टैक्स, इसके बाद में जो सर्विसेज होंगी उन पे 18% टैक्स, और इसके बाद में तमाम तरह की जो और व्यवस्थाएं उनमें 18% टैक्स। खाने पे आपका हो गया, दूध पे हो गया, दूसरी चीजों पे हो गया वो टैक्स। तो आप टैक्स देते रहिए, वो लूटते रहेंगे और अपने चुनाव जीतने के लिए इस तरह की मुफ्त की रेवड़ियां बांटते रहेंगे। आप ठन ठन गोपाल होके घूमते रहिए और बैंड बजाते रहिए, वाह मोदी जी वाह। तो यह इसीलिए राहुल गांधी आपको आगाह करते हैं, नहीं समझेंगे आप और आपका परिवार, आपके भविष्य बर्बाद होंगे, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जय